So, my dear students, let's understand demonetization. So, on the 8th November of 2016, the government of India made an announcement with profound implication for the Indian economy. It was decided to demonize high-value currency notes of denomination of rupees 500 and 1000 with immediate effect, ceasing to be legal tender except for a few specified purposes. Demonetization is the act of removing a currency unit of its status as legal tender. These notes announced for almost 86% of the country's cash supply. 86% कम कर दिया गया। एम क्या था, तो हम ये समझते हैं डेमोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो करेंसी प्रचलन में है उसको या तो बंद कर देना या फिर उसकी वैल्यू को कम कर देना, डेमोनेटाइजेशन कहलाता है। डेमोनेटाइजेशन एक एक्ट है जो रिमूविंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। एक करेंसी को लीगल टेंडर होने से बचाने के लिए, एक उसका लीगल टेंडर खत्म होना, कानूनी रूप से वो जो प्रचलन में है उसको खत्म करने के लिए खत्म कर देना ही क्या है, डेमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी है। अब फीचर्स हैं डेमोनेटाइजेशन के क्या है वो हम समझते हैं। डेमोनेटाइजेशन इज viewed एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। डेमोनेटाइजेशन को टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर माना गया। Cash holding arises from declared income was readily deposited in banks and exchanged for new notes. However, people holding black money had to declare their unaccounted wealth and pay taxes at a penalty rate. लोगों को ये दिया गया टाइम कि आप क्या करें, आपके पास यदि अनअकाउंटेड इनकम है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, तो आप उसको अकाउंट कर दें और एक पेनाल्टी के रूप में जो टैक्स है उसको भर दें और उसको ब्लैक से व्हाइट कर लें। ये दिया गया। A demonetization is also interpreted as a shift on the part of government indication that tax evasion will no longer be tolerated and tolerated. Demonetization is also interpreted as a shift on the part of government indicating that tax evasion will no longer be tolerated or accepted. ये भी कहा गया कि डेमोनेटाइजेशन का मतलब ये है कि जो टैक्स इवेजन है, कर की चोरी है, टैक्स की चोरी, उसको ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही इसको स्वीकारा जाएगा। डेमोनेटाइजेशन also lead to channelizing saving into the formal financial system, और जो सेविंग को फॉर्मल सिस्टम पे ले आया जाए ताकि जो ब्लैक मनी है उसको खत्म किया जा सके। बैंकिंग सिस्टम इज बाउंड टू बी विड्रॉन बट सम ऑफ द न्यू डिपॉजिट स्कीम्स ऑफर्ड बाय द बैंक विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड ए बेस लोन्स एट लोअर रेट। डेमोनेटाइजेशन आल्सो एम्स टू क्रिएट अ लेस कैश और लेस लिटिल इकोनॉमी। देखो, कुल मिलाकर डेमोनेटाइजेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था, वो था ब्लैक मनी जो है, जो भ्रष्टाचार करके लोग बाग कालाबाजारी चोरी करके पैसा इकट्ठा करते हैं, जो कानूनी रूप से वैध नहीं है, ब्लैक मनी इकट्ठी करते हैं, उसको खत्म करना और करेंसी को एक नंबर की करेंसी बनाना, यानी कि उसको लीगल टेंडर व्हाइट मनी बनाना, ब्लैक मनी को खत्म करना एकमात्र उद्देश्य था। कैशलेस इकोनॉमी पे काम करना उद्देश्य था ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। However, digital transaction requires internet connectivity as they need cell phone for customers and point of sale। POS मशीन और मोबाइल फोन की जरूरत थी जिससे क्या किया जाए, बढ़ावा दिया जाए कैशलेस ट्रांजेक्शन को।
On the contrary, these disadvantages are counterbalanced by an understanding that it helps people into the formal economy, thereby increasing financial saving, reducing tax. फाइनेंशियल सेविंग को बढ़ाना और टैक्स इवेजन को, कर चोरी को रोकना एक और उद्देश्य था जिसके लिए गवर्नमेंट ने काम किया। अब इससे हुआ डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने की कोशिश की गई ताकि ब्लैक मनी को रोका जा सके। लेकिन डिजिटलाइजेशन के लिए क्या है, जो गरीब आदमी है, जो मोबाइल फोन अफोर्ड नहीं कर सकता, इंटरनेट कनेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके बैलेंसेस को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कैसे होगा? इसलिए पूरी तरह से कन्वर्ट करना डिजिटल ट्रांजैक्शन संभव नहीं था। फिर भी कुछ कोशिश की गई जिसकी वजह से डिमोनेटाइजेशन को सफल बनाने की कोशिश की गई। मनी इंटरेस्ट रेट्स, मनी इम्पैक्ट क्या हुआ इससे? मनी इंटरेस्ट रेट, डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शन कम हो गए, बैंक डिपॉजिट बढ़ गए और इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग होने लगी, लोग सेविंग करने लगे। प्राइवेट वेल्थ declined since some high demonetized notes were not returned and real estate price fell. प्राइवेट वेल्थ क्या था? डिक्लाइन सिंस हाई डिमोनेटाइज्ड नोट्स वर नॉट रिटर्न, जो बड़े बड़े नोट थे वो वापस नहीं आए, जिसकी वजह से जो प्राइजेस थे रियल एस्टेट के वो कम होना शुरू हो गए। पब्लिक सेक्टर वेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। डिजिटाइजेशन, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने का काम किया गया, रुपए कार्ड दिए गए, आधार कार्ड इनेबल्ड सिस्टम शुरू किए गए, रियल एस्टेट डिक्लाइन हुआ, लोगों का रियल एस्टेट यानी मकान वगैरह जमीनों पर इन्वेस्टमेंट कम हो गया, टैक्स कलेक्शन थोड़ा सा बढ़ा क्योंकि लोग इनकम डिस्क्लोज करना शुरू हो गए। अब इस रिफॉर्म में एक और नई चीज आई और वो नई चीज थी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। जीएसटी गवर्नमेंट का जो लाने का वो उद्देश्य था, वो एकमात्र उद्देश्य ये था कि जो टैक्स का सिस्टम है, जो कॉम्प्लिकेशंस है टैक्सेशन सिस्टम में, उसको खत्म करना एकमात्र उद्देश्य था कि जो जटिलताएं हैं उसको खत्म कर दी जाए। जीएसटी आर गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स व्हिच हेल्प्स रिप्लेस मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। ये जीएसटी लाने के बाद गवर्नमेंट ने करीब करीब 17 टैक्सेस को खत्म कर दिए, करीब 17 टैक्सेस को खत्म कर दिए, और जो कॉम्प्लिकेशंस थे टैक्सेशन सिस्टम में उसको खत्म कर दिया। वन नेशन वन टैक्स के सिस्टम पर काम करने की कोशिश शुरू कर दी कि एक देश और एक तरह का टैक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए। इस पर गवर्नमेंट ने काम करते हुए जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल कर दिया। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लगाने की कोशिश की। GST has been identified as one of the most important tax reform पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा कदम था जो इकोनॉमी को सुधारने के लिए उठाया गया, टैक्स सिस्टम को सुधारने के लिए उठाया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड जीएसटी फॉलोइंग द credo of one nation one tax and wanting a unified market in order to ensure the smooth flow of goods and services across the country. Tax, apart from being a source of revenue for growth, also plays a key role in making the state accountable to its taxpayer. Effective taxation ensure that public funds are effectively employed in fulfilling social objectives. जो टैक्स का कलेक्शन होना शुरू हुआ, बढ़ा, उससे उसको गवर्नमेंट पब्लिक बेनिफिट सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए अप्लाई किया जाने लगा। Among other benefits, GST is expected to improve the ease of doing business in tax compliance. जो टैक्स कॉम्प्लायंस था जिससे लोग डरते थे उसको खत्म करना, टैक्स का बर्डन खत्म करना, टैक्स ऑन टैक्स जो लगता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था उसको खत्म करना, टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करना और
टैक्स इवेजन, जो टैक्स की चोरी होती थी, एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन था, उसको खत्म करना इसका उद्देश्य था और कहीं तक इस जीएसटी ने इस पर भी काम किया। जीएसटी हैज रिप्लेस्ड, जीएसटी ने 17 टैक्सेस खत्म कर दिए, जैसे वैल्यू एडेड सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स एटसेट्रा, एंड 23 सेसेस ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स के 23 सेस को खत्म कर दिया गया, जिससे लोगों में जो बर्डन होता था एक तरह से प्राइस भी कम होना शुरू हो गई गुड्स का। जीएसटी इज चार्ज्ड एट ईच स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन एंड सप्लाई ऑफ सेट लेवी। जीएसटी में क्या हो गया, हर पॉइंट ऑफ सेल पर जीएसटी लगाया गया और जो पहले टैक्स भरा गया उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट देना शुरू कर दिया। The last dealer in the supply chain passes on the added GST to the consumer, making GST a destination based consumption tax. डेस्टिनेशन बेस्ड यानी पॉइंट ऑफ सेल के बेसिस में टैक्सेशन सिस्टम वहां शुरू हुआ एक जगह से। ये एक कॉन्सेप्ट है। प्रोविजन ऑफ अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, हर पॉइंट ऑफ सेल पर टैक्स क्रेडिट का छूट देने का स्टार्ट किया गया है। टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी में सेंट्रल गुड्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड आईजीएसटी टैक्स शुरू हुआ। स्टेट टैक्स स्टेट के लिए, सीजीएसटी स्टेट इंट्रास्टेट में लगता है और आईजीएसटी इंटर स्टेट में लगता है। यानी विद इन स्टेट यदि सेल परचेस करते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, जो भी रेट होगा उसका आधा आधा दोनों डिवाइड हो जाएगा। और यदि इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल परचेज हो रहा है, तो उसमें आईजीएसटी लगेगा। सम फैक्ट्स अबाउट जीएसटी। जीएसटी एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर है जो पूरे देश में एक जैसा टैक्स सिस्टम है। इफेक्ट ऑन प्राइजेस, प्राइजेस इससे लग्जरी गुड्स के बढ़ गए लेकिन कुछ गुड्स के कम भी हो गए कंजम्पशन के। कंजम्पशन बेस्ड जो टैक्स था वो कम हुआ। इनवॉइस मैचिंग शुरू हो गई। एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स जो थे वो उन पर लगाम लगाई गई ताकि लोग गलत फायदा न उठा सके या गलत टैक्सेशन न चार्ज किया जा सके। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी 20 लाख और 10 लाख इनिशियल स्टेज पे था, उसको बढ़ा करके अब 40 लाख कर दिया गया है और 20 लाख कर दिया गया है। यानी यदि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको 20 लाख का यदि साल भर का टर्नओवर है तो उस पर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। और यदि आप ट्रेडर हैं तो 40 लाख का आपका टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। अदरवाइज आप 10 लाख और 20 लाख पहले जो सिस्टम था वहां था। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब यह है कि आपने परचेस के टाइम पर, जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, if tax payable by a manufacturer on the output that is final product of 450 and he already paid tax 300 on input। मान लीजिए कि उसने फाइनल प्रोडक्ट पे 450 का टैक्स लगा और वो 300 रुपए ऑलरेडी पे कर चुका था उसमें से, तो 300 रुपए की क्रेडिट मिल जाएगी। यानी नया अब उसको सिर्फ 150 रुपए टैक्स ही भरना है। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के बेनिफिट हुए, रिडक्शन ओवरऑल टैक्स बर्डन कम हो गया, हिडन टैक्सेस जो वो थे वो खत्म हो गए। डेवलपमेंट, एक हार्मोनाइज्ड शांत प्रिय टैक्स सिस्टम मार्केट में आया। हायर डिस्पोजेबल इनकम इन हैंड ऑफ एजुकेशन एंड एसेंशियल गुड पर खर्चा होने लग गया। कस्टमर टू हैव वाइडर चॉइस, कस्टमर के पास चॉइस बढ़ गई क्योंकि चीजों की प्राइसेस कम होना शुरू हो गई। इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी क्योंकि टैक्स का कलेक्शन बढ़ गया। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होना शुरू हुई। की फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के की फीचर्स क्या थे? एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी एंड टेरिटोरियल स्प्रेड ऑफ जीएसटी इज होल कंट्री इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जो टैक्सेस पहले हर जगह नहीं लगते थे अब वो हर जगह लगना शुरू हो गए। जम्मू एंड कश्मीर पर भी टैक्सेशन सिस्टम बिल्कुल जैसा भारत देश में हर जगह था वहाँ ऐसा का वैसा ही लगना शुरू हो गया। applicable on supply of goods and services, गुड्स और सर्विसेज की यदि सेल या परचेज होती थी तो उसी पर टैक्स लगता था। कंजम्पशन बेस्ड था, डेस्टिनेशन बेस्ड अगेंस्ट अर्लियर प्रिंसिपल ओरिजिन बेस्ड पहले लगता था, यानी जहां मैन्युफैक्चरिंग पर लगता था अब उसको हटा करके डेस्टिनेशन यानी सप्लाई पर लगाना शुरू कर दिया। जीएसटी इंपोर्ट पर भी लगाना शुरू कर दिया। जीएसटी के रेट फिक्स कर दिए 5, 12, 18, 28%।
एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जीरो रेटेड कर दिया गया। जीएसटी पेमेंट आरटीजीएस के सिस्टम से सेटलमेंट शुरू कर दिया। जीएसटी काउंसिल बनाई गई जो ये बताती है कि किस तरह से 279 ये आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट का। चेयरपर्सन फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वाइस चेयरमैन जो होगा वो होगा इस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट स्टेट का रहेगा बंदा, और मेंबर रहेंगे उसमें। कोरम 50% मानी जाएगी, यानी 10 मेंबर हैं तो 5 मेंबर यदि आ जाते हैं तो आप जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो सकती है। मेजोरिटी रिक्वायर्ड फॉर टेकिंग डिसीजंस, डिसीजन लेने के लिए 75% वोटिंग होना चाहिए ए फेवर में, तो ही वो चीज इंप्लीमेंट हो पाएगी। चलिए, तो ये कंप्लीट होता है लगता है ये भी चैप्टर। अब हम इसमें थोड़ा सा इसका बूस्टर देख लेते हैं। आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन के लिए क्या फेवर, चलिए तो देखते हैं हम बूस्टर। इन प्राइवेटाइजेशन करने के लिए क्या फेवरेबल चीजें की गई, ये देखिए। तो रिडक्शन इन बजटरी डेफिसिट, गवर्नमेंट का जो बजटरी डेफिसिट था उसमें कमी आई। कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट बढ़ा जिससे लोगों को अच्छी बेटर मैनेजरियल इफिशियंसी मिलने लग गई प्राइवेट सेक्टर की वजह से। क्विक डिसीजन मेकिंग होने लग गई, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एक लंबा प्रोसेस से डिसीजन लिया जाता था वो खत्म हो गया। प्रोमोटर्स कंज्यूमर सोवर्जिनिटी, प्रोमोटर्स कंज्यूमर को ध्यान देने लग गए, प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजन होने लग गए, और जो इन्वेस्टमेंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है उनको बढ़ावा मिला। अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन सोशल वेलफेयर को निगलेक्ट किया गया। लूप साइडेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लग गए। कंसंट्रेशन इकोनॉमिक पावर पर दिया गया, सिर्फ पैसा कमाने पर। राइज इन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगा, ऐसा इनका कहना है। चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है पॉवर्टी, जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जो भी आपके डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं।